is Neha and welcome back to the channel। तो बच्चों हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड कंप्लीट करा था काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर। अब आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में। तो देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपके पास में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, थ्योरी भी कवर करेंगे, उसके बाद में परसेंटेज मेथड है। अकेले परसेंटेज मेथड के ही मैं आपको 12 क्वेश्चंस कराऊंगी, हर पैटर्न के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो एकदम डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है, एंड तक अच्छे से देखना। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो, वहां पर मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट सॉल्व करती हूँ, ऑडियो के अंदर उनको चीजें समझाती हूँ। तो कहीं पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। प्लस जितने भी नोट्स है सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन पर जाना, नेहा जांगड़ क्लासेस, टॉप लेफ्ट पर आप क्लिक करना, वहां पर फ्री कंटेंट्स के अंदर आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं, माइक्रो के, बीएसटी के, आपके स्टैटिस्टिक्स के, सबके। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भाई पहले समझो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखो पिछला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिमांड पढ़ा था। डिमांड में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, याद है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी चीज की प्राइस और उस चीज की जो डिमांड होती है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है? इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। मैम इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। मैंने कहा प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है भैया, इसका पता तो हमें लॉ ऑफ डिमांड से चल गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? मैंने कहा प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, इस कितना का पता हमें किससे चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। भैया एक रबर बैंड होता है, उसको अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा इलास्टिक है। आपने कोई जीन्स पहन रखी है, आराम से वो स्ट्रेच हो रही है, उसमें आप मूवमेंट कर पा रहे हो, आप क्या बोलोगे? बहुत इलास्टिक है, बहुत स्ट्रेचेबल है। तो इलास्टिक का मतलब है कितना, कि अगर मान लो प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा, ये तो हमें पता है, बट कितना चेंज आएगा, इस कितना का पता हमें किससे चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। फॉर एग्जाम्पल पनीर की बात करते हैं। मैंने कहा पनीर महंगा हो गया, पनीर की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई कितने से? 20% से। पनीर की प्राइसेस इंक्रीज हो गई 20% से। तो बेटा हमें पता है कि पनीर की डिमांड डिक्रीज होगी, बट कितनी डिक्रीज होगी? मैंने कहा पनीर की जो डिमांड है वो 30% से डिक्रीज हो गई। तो इसमें हमें कितना का पता चल रहा है ना, कि अगर प्राइसेस 20% से इंक्रीज हो रही है तो पनीर की डिमांड जो है वो 30% से डिक्रीज हो गई। इस कितना का पता हमें चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। समझ में आ गई मेरी बातें? अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि कमोडिटी यानी कि गुड की खुद की प्राइस क्या है। अगर गुड की खुद की प्राइस इंक्रीज होती है, पनीर महंगा होगा तो पनीर की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। चाय महंगी होगी तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला फैक्टर है कमोडिटी की खुद की प्राइस। हमें पता है प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज होती है। दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो गुड की खुद की प्राइस। उसके बाद में आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। याद करो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। मैंने बोला कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम 20% से इंक्रीज हो गई तो बंदे की जो डिमांड है वो डिमांड 40% से इंक्रीज हो गई। ठीक है। और तीसरी चीज जो डिमांड को इफेक्ट करती है यहाँ पर वो है रिलेटेड गुड्स की प्राइस। किसकी प्राइस? रिलेटेड गुड्स की प्राइस। याद करो मैंने पढ़ाया था 2 तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट गुड्स की बात करते हैं। मैंने कहा हमारा गुड मान लो पेप्सी है, अब मार्केट के अंदर पेप्सी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, मतलब सब्सटीट्यूट मतलब पेप्सी के जैसा ही दूसरा गुड अवेलेबल है जो कि है कोक। मैंने कहा अगर कोक के प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो बेटा अपने आप जो लोग कोक पीते थे वो पेप्सी पर शिफ्ट कर जाएंगे और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी,
इनकम ऑफ कंज्यूमर, और एक हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों। इनके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे गुड की डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट कितना इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या लिखा है देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर की इनकम 20% से बढ़ गई तो उसकी जो डिमांड है वो भी 40% से इंक्रीज हो गई। समझ में आया। मैंने कहा कोक की प्राइसेस जो है वो 5% से बढ़ गई तो जो लोग कोक पीते थे वो पेप्सी पर शिफ्ट कर गए। मैंने कहा पेप्सी की डिमांड जो है वो 8% से इंक्रीज हो गई। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया ना, मतलब कितना का जवाब हमें किससे मिल रहा है, इलास्टिसिटी से। तो देखो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ये 3 तरह की होती है। अभी जो मैंने आपको बताया उसी के बेसिस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आसान सा है। मैंने कहा कमोडिटी की खुद की प्राइस में चेंज आ रहा है। पनीर की हम बात कर रहे हैं, पनीर की जो प्राइसेस है ना बेटा, पनीर की प्राइसेस 20% से इंक्रीज हो गई तो हमें पता है पनीर की डिमांड डिक्रीज होगी। मैंने कहा पनीर की जो डिमांड है वो 15% से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, डिमांड 15% से डिक्रीज हो गई, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। क्यों आ रहा है ये चेंज, ये चेंज आ रहा है क्योंकि कमोडिटी की खुद की प्राइस में कोई चेंज आया है तो वह ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब खुद की प्राइस वाला। दूसरा क्या है, इनकम। मैंने बोला इनकम जो है कंज्यूमर की वो 20% से बढ़ गई तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी नॉर्मल गुड्स की। मैंने कहा डिमांड मान लो 40% से इंक्रीज हो गई तो वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्यों, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थर्ड आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड की। किसकी बात करेंगे, रिलेटेड गुड की। अब रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पेप्सी की जो प्राइजेस हैं वो 20% से इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से कोक की जो डिमांड है वो 40% से इंक्रीज हो गई मान लो, तो वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्यों आ रहा है, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है। समझ में आया। तो 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब देखो लेकिन है क्या कि हमारे सिलेबस के अंदर हमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है कि प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और जब भी मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रही हूं इसी को मैं सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकती हूँ। मतलब अगर बोला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका मतलब किसकी बात करी गई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी गई है। तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है। अब मैंने आपको बता दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पनीर की बात करते हैं, पनीर की जो प्राइसेस है वो 20% से बढ़ गई तो मैंने बोला पनीर की जो डिमांड है वो 15% से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। सो वही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। भैया डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डिग्री का मतलब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है। डिमांड 15% से डिक्रीज हो गई, क्यों, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की खुद की प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उस डिग्री को हम लोग बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गया। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही कुछ बातें दे रखी हैं कि ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। देखो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, क्या कह रहा था कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, ये शो कर रहा था क्वालिटेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, क्वालिटेटिव, कि भैया प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहां पर हमें जवाब मिलता है कितना का, इसीलिए इसे बोलते हैं ये कौन सा रिलेशन शो करता है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या होता है, कुछ गुड्स के केसेस में क्या होता है कि मान लो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी,
वहीं कुछ गुड्स के केसेस में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बहुत कम डिक्रीज होगी। मैम एक बार समझाओ, मैंने कहा हम लग्जरी गुड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एसी की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट टीवी की बात कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स है। इस केस में क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, मान लो मैंने कहा प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई, तो बेटा डिमांड में बहुत चेंज आएगा, क्योंकि नेसेसिटी वाली चीजें नहीं है, लग्जरी आइटम्स है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है 20% से तो डिमांड में अच्छा खासा चेंज आएगा। मैंने कहा डिमांड जो है वो 35% से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। लोग पोस्टपोन कर देते हैं यार अपना यूज, की कभी डिस्काउंट मिलेगा, सेल मिलेगी तब हम खरीद लेंगे, क्योंकि नेसेसिटी वाली चीजें नहीं है। तो कुछ गुड्स के केसेस में क्या होता है कि प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो डिमांड में बहुत अच्छा खासा चेंज हमें देखने को मिलता है। वहीं कुछ गुड्स जैसे नेसेसिटी वाले आइटम्स है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सॉल्ट तो चाहिए यार खाना बनाएंगे तो, उसके अलावा मेडिसिन हो गई, ठीक है, उसके अलावा आपकी बुक्स हो गई। अब ये नेसेसिटी वाले आइटम्स है, ये आइटम्स चाहिए ही। मैंने कहा इनकी प्राइसेस अगर 20% से इंक्रीज होंगी तो इनकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। भैया अगर सॉल्ट महंगा हो जाएगा तो क्या आप खाने में सॉल्ट डालना कम कर दोगे, डालोगे ही ना। तो मैंने कहा डिमांड जो है वो बहुत कम होगी। मैंने कहा डिमांड सिर्फ 2% से कम हुई है। प्राइसेस अगर 20% से बढ़ गई तो डिमांड सिर्फ 2% से डिक्रीज हुई है, बहुत कम चेंज आ रहा है। सो वही लिखा है, फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड, जैसे ये। वही कुछ केसेस के अंदर अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा। समझ में आ गई बात। एक बात और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मैंने कहा दो गुड्स हम लोग ले लेते हैं। एक गुड है फॉर एग्जाम्पल टी, और दूसरा गुड क्या लोगे, दूसरा गुड आप सपोज ले लो मैंगो, ठीक है। मैंने कहा टी की प्राइसेस जो है वो 20% से बढ़ गई, और मैंने कहा मैंगो की प्राइसेस भी 20% से बढ़ गई। मैंने कहा अगर मैंगो की प्राइसेस 20% से बढ़ रही है ना तो मैंगो की जो डिमांड है वो 35% से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वहीं जब चाय 20% से महंगी हो रही है तो जो चाय की डिमांड है वो 15% से डिक्रीज हुई। इस बात से आप क्या समझ रहे हो कि भैया अगर मैंगो की प्राइसेस 20% से इंक्रीज हुई तो मैंगो की डिमांड 35% से डिक्रीज हो गई। वहीं अगर चाय की प्राइसेस 20% से इंक्रीज हो रही है तो चाय की डिमांड सिर्फ 15% से ही डिक्रीज हो रही है। मतलब मैंगो की डिमांड कैसी है, ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है इन केस ऑफ मैंगो। तो मैंगो के लिए हम क्या बोलेंगे, इसकी डिमांड कैसी है, मोर इलास्टिक। कैसी है, मोर इलास्टिक, मतलब जो स्ट्रेच है वो ज्यादा है, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है। ये चीज टी के केस में कम है, प्राइस में वही 20% का इंक्रीज आया है बट डिमांड कम डिक्रीज हुई है। तो हम लोग बोल देंगे इसकी डिमांड कैसी है, लेस इलास्टिक, यानी कि जो स्ट्रेच है, कितनापन है, ये कितनापन यहाँ पर कम है। मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के। हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास में परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा आता है ज्योमेट्रिक मेथड। 3 मेथड्स है, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनते हैं। और अभी अगर आपको परसेंटेज मेथड समझ में आ गया ना तो आगे चलकर आप सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, वहां पर सेम है, वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब अगर अभी आपने परसेंटेज मेथड अच्छे से समझ लिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो 3 मेथड है, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। 1 बाय 1 करते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तीनों ही मेथड्स हमें किसने दिए हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। किसने दिए हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो पहला मेथड आता है हमारे पास में परसेंटेज मेथड, किसने दिया, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। अब इसके दूसरे नाम क्या क्या है, तो देखो परसेंटेज मेथड है, पूरा का पूरा मैथमेटिकल मेथड है, तो इसे हम मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। परसेंटेज है तो इसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोल सकते हैं, और एक इसका नाम है फ्लक्स मेथड। अब ये बातें क्यों मैं आपको बता रही हूँ, देखो CUET जब आप दोगे ना क्लास 12th के बाद में, है ना, अभी तो आप 11th में हो, देन 12th के बाद में जब CUET आप दोगे बोर्ड्स के बाद में, तो उसके अंदर पहले ऐसा होता था कि क्लास 12th की का ही सिलेबस था। क्लास 12th की मैक्रो आती थी और इंडियन इको आती थी। अब सिलेबस चेंज हो गया, अब क्लास 12th की मैक्रो आती है और क्लास 11th की माइक्रो आती है। तो अभी अगर आप ये चीजें पढ़ लोगे, छोटी छोटी सी चीजें हैं, तब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सारी चीजें याद रहेंगी।
तो इसके दूसरे नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या नाम है? प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड, और एक जो यूनिक नाम है दैट इज फ्लक्स मेथड, याद रहेगा। अब देखो परसेंटेज मेथड है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं ई और आगे डी लिख दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या है इसका बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंट चेंज, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो अगर आप संदीप गर्ग फॉलो कर रहे हो तो संदीप गर्ग के अंदर यहां पर कोई माइनस साइन नहीं होगा। अगर आप टीआर जैन फॉलो कर रहे हो तो टीआर जैन में यहां पर एक माइनस साइन होगा। संदीप गर्ग में माइनस साइन नहीं है, टीआर जैन में है, उससे हमारी कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं, मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग माइनस का साइन लगाओ। अगर तुम लोग माइनस का साइन लगाओगे ना तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई साइन का एरर नहीं होगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। वैसे इस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन का मतलब है कि भैया प्राइस और डिमांड दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ये साइन सिर्फ यही शो कर रहा है, बट मेरे कहने पर आप ये साइन लगाओ। संदीप गर्ग में नहीं है साइन, दैट डजंट मीन कि अगर हम साइन लगा देंगे तो कोई गलती हो जाएगी। अगर तुम साइन लगाओगे तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले रही हूं। जैसे मैं बोल रही हूं वैसे करो, कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए। तो साइन हमेशा लगाना, हमें पता है किताब में अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, अगर आप साइन लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। आप साइन लगा सकते हो। अब देखो आगे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैंने कहा पहले किसी चीज की प्राइस थी 10 रुपए, पहले किसी चीज की प्राइस कितनी थी, 10 रुपए थी। पहले वाली प्राइस है ना, तो इसको मैं बोल देती हूँ ओरिजिनल प्राइस। क्या बोल देती हूँ? ओरिजिनल प्राइस। बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा यहां से, फिर क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। फॉर्मूला याद आ गया, माइनस का साइन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने कहा पहले किसी चीज की प्राइस थी 10 रुपए। जब पहले किसी चीज की प्राइस 10 रुपए थी तो कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट्स खरीदता था, 100 यूनिट्स खरीदता था, ये उसकी डिमांड थी। क्यू से डिनोट करा, ये हो गई हमारी ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल डिमांड मत बोल दो, ओरिजिनल क्वांटिटी बोल दो और अच्छा लगेगा, है ना। ओरिजिनल क्वांटिटी की पहले वो कितना कंजम्पशन कर रहा था, तो ये हो गई ओरिजिनल क्वांटिटी। मैंने कहा प्राइस बढ़ गई, तो नई प्राइस जो है उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, पुरानी वाली को P से, नई वाली को P1 से। ये न्यू प्राइस है। मैंने कहा प्राइस बढ़ गई और अब प्राइस हो गई है 15, ठीक है जी। तो बेटा अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी। मैंने कहा नई क्वांटिटी हो गई है 80 यूनिट्स। समझ में आ गई ना मेरी बात? पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, कंज्यूमर 100 यूनिट्स खरीदता था, चीज महंगी हो गई है तो कंज्यूमर ने कंजम्पशन कम कर दिया। बेटा अगर मुझे चेंज इन प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? चेंज को इको में हम इस डेल्टा साइन से शो करते हैं, ऐसा ट्रायंगल जैसा डेल्टा साइन। तो अगर मुझे चेंज इन प्राइस निकालना है, प्राइस में कितना चेंज आया है, तो कैसे निकालूंगी? नई प्राइस में से हमेशा पुरानी को माइनस करना है। हमेशा नई में से आप पुरानी को माइनस करोगे, तो नई मतलब P1 में से P को माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 15 माइनस 10, कितना आ गया हमारे पास में? 5। समझ में आ गई मेरी बात? सेम ऐसे ही अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगी? नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस करके। तो 80 माइनस 100, तो ये आएगा माइनस का 20। ये साइन दिमाग में रखना है, एक का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर आप कम में से ज्यादा वाले को माइनस करोगे तो फिर माइनस का ही आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड का। ठीक है जी मैम, समझ में आया। मैंने क्या कहा, परसेंटेज को ही प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन देखो मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, तो देखो अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कैसे निकलेगा? कभी भी किसी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकालते हैं कि जो चेंज आया वो हम ऊपर लिख देते हैं, 20 यूनिट्स का चेंज आया, अपॉन हमेशा ओरिजिनल इनटू 100। समझ में आ गई मेरी बातें? सेम इसी तरह से नीचे है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो हो गया चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस
इनटू 100 और यहाँ पर ये माइनस वाला साइन है। चीजें मेरी समझ में आ रही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकलता है। चेंज इन प्राइस आ गया, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो देखो ये चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकला था, मैंने आपको बता दिया, नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस, Q1 माइनस Q। चेंज इन प्राइस भी कैसे निकला था, हम लोगों ने देखा P1 माइनस P। क्लियर है सारी चीजें। ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गई मेरी बातें। आगे मैं इधर सॉल्व करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, 100 कैंसिल हो गया, तो ये क्या है हमारे पास में, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। अब बेटा जो नीचे वाला है ये अगर इधर आ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड को एक काम करो, आप ऊपर ले जाओ, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब P ऊपर आएगा और चेंज इन प्राइस नीचे आएगा। समझ में आ गई ना मेरी बातें। मैंने करा क्या है कि कुल मिला के हमारे पास में है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। बेटा इसको तो एज इट इज रख लो, ऊपर वाले को। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। समझ में आ गई मेरी बातें। तो देखो अब इसी को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसी को मैं लिख सकती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, चेंज इन क्यू एज इट इज आएगा। चेंज को एक साथ में लिख दो, चेंज इन क्यू के नीचे आप चेंज इन पी लिख दो, मतलब नीचे वालों को इंटरचेंज कर दो, इसकी जगह ये, इसकी जगह पर ये। चेंज को साथ में लिख दो, तो चेंज इन क्यू एज इट इज, इस क्यू की जगह पर लिख दो चेंज इन पी। क्या लिखोगे, चेंज इन पी इनटू ये पी भी अपनी जगह पर ही है, इस चेंज इन पी की जगह पर आप लिख दोगे सिंपल क्यू। समझ में आई मेरी बात। मैंने करा क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला, चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। चेंज इन प्राइस आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 और ये कैंसिल हो गया। आगे मैंने कैसे सॉल्व करा कि भैया चेंज इन क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का साइन है, अपॉन क्या था, क्वांटिटी, फिर क्या था, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, यही था। मैंने इसको कैसे सॉल्व करा, मैंने करा भाई ऊपर वाले को तो एज इट इज हम लिख देते हैं, नीचे वाले को एक काम करो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है भैया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब चेंज को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब नीचे वालों को आप इंटरचेंज कर दो। इसके नीचे आ गया चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस, इसकी जगह पर आ गया क्वांटिटी, तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूं, अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे रखा है 25%, है ना, फॉर्मूला वाला माइनस का साइन है, और मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन है हमारे पास में, वो है 20%। ठीक है, डायरेक्टली गिवन है। मान लो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, प्राइस डिक्रीज हुई है, तो एक तरफ माइनस का साइन आएगा, ये तो हम श्योर है, क्योंकि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है हमेशा इस तरह से। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 5 4 20, फिर 4 1 4, 4 2 8, 1.25 आ जाएगा आपके पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आपने ऐसे करा। वहीं अगर आपके पास में डायरेक्टली परसेंटेज में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, पुरानी प्राइस गिवन है, नई प्राइस गिवन है, पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी गिवन है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आया। तो डायरेक्टली जब सारी चीजें परसेंटेज में गिवन होती है तब तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। ठीक है, वहीं जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब इसी परसेंटेज मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं प्रपोर्शनेट मेथड। क्या बोल देते हैं, प्रपोर्शनेट मेथड, ये जो हमारा दूसरा नाम है। समझ में आ गई सारी बातें अच्छे से, कि जब हम मेन फॉर्मूला लगा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको परसेंटेज मेथड बोलेंगे। जब हम फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, इसे हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शनेट मेथड। आई होप चीजें समझ में आ गई और फॉर्मूलाज आपको याद हो गए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने डेरिवेशन सिखा दिया आपको। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक अगर कोई परेशानी आ रही है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और मैंने क्या बताया, ये साइन आपको हमेशा लगाना है माइनस वाला, कोई मतलब नहीं है, ये माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि एक ना एक चीज जो है वो माइनस में आएगी ही, कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, वो माइनस में आएगा।
कुछ ना कुछ माइनस में आएगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तब कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज और बता देती हूँ। मैंने कहा अगर आपने सॉल्व करा, आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर 1 आ रहा है, मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका जो आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसे बोलते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी कैसी है, यूनिटरी। इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, याद रहेगा, या फिर यूनिटी भी बोलते हैं। अगर आंसर 1 आ रहा है तो आप बोलोगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या फिर यूनिटी। इसका मतलब जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उतना ही परसेंटेज चेंज किस में आया है, क्वांटिटी में। कि मैंने कहा क्वांटिटी में भी चेंज आया है 20% का और प्राइस में भी चेंज आया है 20% का, काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आंसर 1 आ रहा है इसे हम बोलते हैं यूनिटी या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर आंसर 1 से कम आ रहा है, ठीक है, मतलब आंसर आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका 0 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जांपल 0.2, 1 से कम है, इसे हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, या फिर लेस देन यूनिटरी या फिर लेस देन यूनिटी। अगर आंसर आपका मोर देन 1 आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड या फिर ग्रेटर देन यूनिटी। 3 तो याद हो गए, 1 आएगा तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, 1 से ज्यादा आएगा तो इलास्टिक डिमांड, 1 से कम आएगा तो इन इलास्टिक डिमांड। 1 से कम को लेस देन यूनिटी भी बोलते हैं, 1 से ज्यादा को ग्रेटर देन यूनिटी भी बोलते हैं। अगर आंसर 0 आ रहा है, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और अगर आंसर इंफिनिटी आए, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इसका मतलब है कि भैया प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड में चेंज आता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी सिर्फ नाम याद रख लो, मैं आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिग्रीज के अंदर। 0 आएगा मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इंफिनिटी आएगा मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चंस पर। देखो किस तरह से करना है। व्हेन द प्राइजेस राइजेस फ्रॉम ₹8 to ₹10, प्राइस बढ़ गई, पहले प्राइस 8 थी, अब प्राइस कितनी है, 10 है। तो बेटा ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 8, ठीक है जी। नई प्राइस कितनी है, नई प्राइस को P1 से डिनोट करेंगे, कितनी है, 10 है। द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 4 यूनिट्स, डिमांड कम हो जाती है। पहले डिमांड कितनी थी, 5 यूनिट्स थी, और अब नई डिमांड कितनी हो जाती है, 4 यूनिट्स। समझ में आया। हमें निकालना है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज में चीजें नहीं गिवन है, ओरिजिनल प्राइस, नई प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, नई क्वांटिटी गिवन है, मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड हम यूज करेंगे जो परसेंटेज वाले का ही है, उसी से निकला है। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ऐसे ही निकाला था ना, ये हम लोगों ने निकाला था, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। तो ये एज इट इज आया, ये मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो गया, चेंज को एक साथ रखा, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, और माइनस का साइन आएगा, यही फॉर्मूला है। तो देखो चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालते हैं, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस, तो 10 - 8 कितना आ गया, 2, ये चेंज इन प्राइस आ गया। सेम ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी निकाल दो, नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस, 4 - 5, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1। देखो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का ही आएगा ना। वही मैं बोल रही थी, एक चीज हमेशा माइनस में आएगी, एक चीज माइनस में आएगी तो अपने आप ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, माइनस का 1 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना आया, 2 इनटू ओरिजिनल प्राइस, है ना। P और Q का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। तो P कितना है, 8 अपॉन Q कितना है हमारे पास में, 5। ये माइनस साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, हमें पता है। तो 2 × 1 = 2, 4 × 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, 4/5, माइनस साइन प्लस हो गया अपने आप। 4/5 को अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा, जैसे देख लो 4, 5, ऊपर वाला हमेशा अंदर आता है, छोटा है तो 0.0 लगा दो, 5 8 = 40, कितना आ रहा है, 0.8। ये हमारे पास में आ गया 0.8 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गई मेरी बात। अब मैंने क्या बोला, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आ रहा है तो उसे हम यूनिटरी बोलते हैं, अगर 1 से कम आ रहा है जैसे 0.8 है तो उसे हम इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। तो मैं इधर लिख देती हूं इन इलास्टिक डिमांड। चमक गया, पहला क्वेश्चन क्लियर है।
कहीं कोई दिक्कत आ रही है कमेंट्स में अपना डाउट, जो भी डाउट है वो ड्रॉप कर दो, या फिर एक काम करो एप्लीकेशन पर पूछ लो, मैं ऑडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, वो ज्यादा इजी है। आगे है अ कंपनी रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 20%। अब हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज में इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्राइस जो है वो 20% से डिक्रीज हुई है। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 25% से। तो आपको बताना है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हो, उसके बारे में क्या समझ में आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही फॉर्मूला था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, तो माइनस का साइन, मैंने क्या बोला, कंपनी रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 20%। प्राइस जो है वो कम हो रही है, जो हमेशा रिड्यूस होता है वो माइनस का होता है, याद रखना। आप पीछे भी देख लो ना, क्वांटिटी रिड्यूस हुई थी 5 से 4, तो सॉल्व करा था तो माइनस में आया था ना। हमेशा जो रिड्यूस होता है वो माइनस का होता है। और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 25% से इंक्रीज हो गई, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 25%, और हमारी जो प्राइस है वो क्या हो गई, 20% से कम हो गई। माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 25/20 हमारा, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5/4 ना, 4 1 = 4, 1 0 4 2 = 1.25। 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। तो प्रोडक्ट हैज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये तो इन्फिनिटी है। प्रोडक्ट हैज इन इलास्टिक डिमांड, ये लेस देन 1 होता है। प्रोडक्ट हैज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये 1 होता है। प्रोडक्ट हैज इलास्टिक डिमांड 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन यूनिटी या फिर इलास्टिक डिमांड। चमक गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू ₹240 यूनिट्स in response to a rise in price by 2. If the original demand was 300 units at the price of 20, ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल प्राइस गिवन है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 20 रुपए, ठीक है, और ओरिजिनल डिमांड कितनी है, 300 यूनिट्स। अब आगे क्या बोला है, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू ₹240 यूनिट्स। डिमांड फॉल हो गई, डिमांड कम हो गई, और कम हो गई कितनी हो गई है, 240 यूनिट्स, मतलब नई डिमांड कितनी है, 240 यूनिट्स है। बेसिक इंग्लिश है कि डिमांड फॉल हो गई, कितनी हो गई, 240 यूनिट्स हो गई। क्यों, इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन प्राइस बाय 2, क्योंकि प्राइस जो है वो बाय लिखा है, बाय मतलब 2 रुपए से बढ़ गई। 2 का मतलब है, अगर यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कितनी हो गई, 240 यूनिट्स हो गई। और यहाँ पर लिखा है इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन प्राइस बाय 2, कि प्राइस बाय लिखा है, बाय मतलब डिफरेंस है कि प्राइस 2 रुपए से बढ़ गई, लिखा है ना राइज इन प्राइस। तो प्राइस जो है वो 2 रुपए से बढ़ गई, मतलब पहले प्राइस अगर 20 थी तो अब प्राइस कितनी होगी, 2 रुपए से बढ़ गई, मतलब प्राइस कितनी है, 22 है। समझ में आ गई बात। वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं हम, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस करके कितना आया, 2 आया, ठीक है। वही चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी को माइनस करके, तो ये माइनस का 60 आएगा, क्योंकि रिड्यूस हुई है ना, तो अगर आप नए में से पुराने को माइनस करोगे तो वो माइनस में आएगा, ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है। तो देखो माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, माइनस का 60, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है, 2, इनटू ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 20, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 300 है। समझ में आया। माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो गया, हटा दो इसको, ठीक है। तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बचा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, इलास्टिक डिमांड। कैसी है डिमांड, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो, या फिर ग्रेटर देन यूनिटी भी बोल सकते हो, हाईली इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बातें। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज ₹5, जब गुड की प्राइस कितनी है, 5 रुपए है। द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीद रहा है, 100 यूनिट्स खरीद रहा है। एट वॉट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स, बेटा वो 140 यूनिट्स किस प्राइस पर खरीदेगा, मतलब नई प्राइस हमसे क्वेश्चन में पूछी है, हमें नहीं गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ और गिवन होगा। इस क्वेश्चन में गिवन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज 2, खुद आंसर हमारे पास में गिवन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 2 है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, अच्छे से क्लियर है।
तो देखो हम हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने बोला चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालेंगे, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस करके। नई प्राइस नहीं पता तो उसे P1 ही लिखो, माइनस पुरानी प्राइस कितनी है 5, तो P1 माइनस 5। समझ में आया ना, चेंज इन प्राइस हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना। अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो साइन का एरर होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 माइनस P, P1 माइनस P, P कितना है आपके पास में 5। सेम ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा 140 माइनस 100, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 40 आ गया। तो ये वाला जो है इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि साइन का एरर ना हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है, 2 गिवन है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कोई साइन नहीं गिवन है, कोई साइन नहीं गिवन है, नॉर्मल 2 है। अगर कोई साइन गिवन नहीं होता है तो मैंने आपको जो फॉर्मूला वाला माइनस साइन बोला है वो आपको लगाना ही है, जैसे हम हमेशा लगाते हैं, कोई चेंज नहीं है। अगर साइन गिवन नहीं है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, तो जो साइन हम लगाते हैं वो साइन हम हमेशा लगाएंगे ही फॉर्मूला वाला। कई बार ऐसा होता है, ये जो आंसर गिवन है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये माइनस में गिवन होता है कि मान लो ये 2 की जगह पर -2 गिवन है, तो अगर खुद आपको माइनस साइन दे रखा है उस सिचुएशन में फिर आप फॉर्मूला के अंदर माइनस साइन नहीं लगाओगे, वो अगले क्वेश्चन में आएगा। इस क्वेश्चन में कोई साइन नहीं गिवन ना, कोई साइन नहीं गिवन, तो आपको फॉर्मूला वाला माइनस साइन लगाना है जैसे अपन हमेशा लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है हमारे पास में 2 है, इज इक्वल टू माइनस का साइन हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई साइन गिवन नहीं है, तो जैसे लगाते हैं वैसे हमेशा लगाएंगे। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 40 है, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है उसको आपको ब्रैकेट में ही लिखना है, तो वो है P1 माइनस 5 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है 5 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 100। समझ में आ गई बातें, कर सकते हैं सॉल्व। चलो इसको काट दो पहले, 5 1 5, 5 2 10, 0 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो अब हमारे पास में बचा 2 इज इक्वल टू माइनस का, ये ऊपर 2 बचा है, नीचे हमारे पास में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस 5। ठीक है, यही बचा है। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस साइन यहाँ पर है फॉर्मूला वाला, ये माइनस साइन ऊपर वाले 2 पर लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले 2 पर लगा दो क्योंकि एक सिंगल नंबर है, इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बेसिक मैथ्स है, तो 2 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा। एक काम करो, मल्टीप्लाई करो मत, ऐसे लिख दो, 2 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया, लो P1 माइनस 5 ब्रैकेट में है ना तो एज इट इज लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा का पूरा P1 माइनस 5 ब्रैकेट में आएगा, इनटू कितना हो जाएगा 2 1 2, ये माइनस का 2। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नीचे आके डिवाइड हो सकता है, तो P1 माइनस 5 कितना होगा -2, ये वाला 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, कितना हो गया माइनस का 1। आगे सॉल्व करते हैं, कहाँ सॉल्व करें इसको हम, चलो मैं अगले पेज पे सॉल्व करके बता देती हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, P1 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1 आया, तो P1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसको इधर ले आओ प्लस का 5, तो P1 हमारे पास में आ गया 4, कि नई प्राइस कितनी हो गई है 4। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो क्वांटिटी क्या हुई थी आपकी, इंक्रीज हुई थी 100 से 140 यूनिट्स, इसका मतलब डेफिनेटली प्राइस क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, तो आप देख लो प्राइस डिक्रीज हुई ना 5 से 4, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। समझ में आया मैंने कैसे करा, कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खुद गिवन था तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई फॉर्मूला साइन भी गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला वाला माइनस साइन हमेशा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, कोई कुछ भी चेंज नहीं करना। बस आपको एक ही चीज को दिमाग में रखना है कि ये ब्रैकेट में है तो ये एंड तक ब्रैकेट में ही रहेगा, अगर तुमने उसको बिना ब्रैकेट के लिखा है तो फॉर श्योर साइन का एरर होगा, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो नई प्राइस आ गई हमारे पास में 4। अगला क्वेश्चन, द कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट, कि भैया जब किसी चीज की प्राइस 8 रुपए है तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीद रहा है, 160 यूनिट्स खरीद रहा है। ठीक है जी, प्राइस फॉल्स टू ₹6 पर यूनिट, प्राइस गिर के हो जाती है 6 रुपए। हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, मतलब Q1 मिसिंग है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस का 2, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास में गिवन है और माइनस में गिवन है, तो मैंने यही बताया अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको माइनस में गिवन होगा ना, इस सिचुएशन के अंदर हम जो फॉर्मूला में माइनस साइन लगाते हैं वो माइनस साइन हमें नहीं लगाना,
बस ये बात दिमाग में सेट कर लो। अगर खुद आंसर में माइनस साइन गिवन है तो ये माइनस साइन कोई वैल्यू नहीं है, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो यहां पर शो हो रहा है, हमें अलग से फॉर्मूला में लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो चेंज इन प्राइस कितना आएगा इस सिचुएशन में, 6 माइनस 8 हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। वही चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, तो वो आ गया Q1 माइनस 160 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यही होता है। अब मैंने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खुद आपका माइनस में गिवन है तो हमें फॉर्मूला वाला माइनस साइन नहीं लगाना। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, Q1 माइनस 160 ब्रैकेट में, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है, माइनस का 2, इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या है 8, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी है 160। समझ में आया ना कि खुद आंसर में अगर माइनस साइन गिवन है तो हम ये फॉर्मूला वाला माइनस साइन, देखो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, बस फॉर्मूला में लिखा है, नीचे मैंने नहीं लगाया इस साइन को। कट करो, 8 1 8, 8 2 16, 0, कभी भी ब्रैकेट वाले से नहीं कट होता है ना, ब्रैकेट वाले से कट नहीं होता। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये तो है माइनस का 2 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 ही है, सिर्फ यही है ब्रैकेट के अंदर, Q1 माइनस 160, और नीचे क्या है हमारे पास में 2 इंटू 20 कितना हो गया, 2 इंटू 20 हो गया माइनस का 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट वाला, तो ये एज इट इज आएगा Q1 माइनस 160, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जब हम दो माइनस वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का साइन आता है, तो चलो ये माइनस का साइन हट गया, माइनस 40 इंटू माइनस 20 कितना हो गया, प्लस का 80, तो Q1 कितना हो जाएगा 80, इसको इधर लेकर आओ, प्लस 160, साइन चेंज हो गया, तो Q1 हमारे पास में आ गया 240 यूनिट्स, कितना आ गया 240 यूनिट्स, तो ये हमारे पास में कितना आया 240 यूनिट्स। आप चेक कर लो, प्राइस डिक्रीज हुई थी तो क्वांटिटी 160 से 240 हो गई, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। चमक गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिमांड फॉर गुड एट 10 पर यूनिट इज ₹40 यूनिट्स। क्या लिखा है, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स, कि भैया अगर प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट तो डिमांड कितनी है 40 यूनिट्स है, ठीक है। प्राइस फॉल्स बाय 5, प्राइस जो है वो 5 रुपए से कम हो गई, तो 5 रुपए से कम हो गई, इसका मतलब मैंने बोला पहले प्राइस 10 थी, अब प्राइस जो है वो 5 रुपए से कम हो गई, तो 5 माइनस कर दो, मतलब नई प्राइस 5 है ना। प्राइस 5 रुपए से कम हो गई तो 10 में से 5 गया, मतलब नई प्राइस क्या है 5 है। आगे, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3 एस्टिमेट द न्यू क्वांटिटी, इस क्वेश्चन में भी न्यू क्वांटिटी हमारे पास में मिसिंग है, ठीक है भैया। पहले चेंज इन प्राइस निकालो, कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P, तो चेंज इन प्राइस क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है जी। सेम ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q कितना है 40, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। खुद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस के अंदर गिवन है तो फॉर्मूला वाला माइनस साइन हमें नहीं लगाना, ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी होता है। खुद माइनस में गिवन है, फॉर्मूला वाला माइनस साइन मत लगाओ। चेंज इन क्वांटिटी कितना है Q1 माइनस 40, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना गिवन है माइनस का 5, इनटू प्राइस कितना गिवन है 10, अपॉन क्वांटिटी कितना गिवन है 40, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया पहली चीज, ठीक है जी। आगे करते हैं, इसको आप नहीं काट सकते कि 4 1 4 4 10 40 आपने काट दिया, वो ब्रैकेट के अंदर गिवन है, जब तक ब्रैकेट में है आप उसे किसी और से कट नहीं कर सकते। तो ये कितना होगा कि भैया ये तो माइनस का 3 है, ऊपर सिर्फ हमारे पास में ब्रैकेट वाला ही बचा है Q1 माइनस 40, नीचे कितना है 5 4 20 माइनस का 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो रहा है हमारे पास में 60 हो रहा है, 3 2 6 60 हो रहा है, और वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 60 इज इक्वल टू Q1 माइनस 40, ठीक है। तो 60, एक काम करो इस 40 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू Q1, तो Q1 कितना हो गया हमारे पास में 100 यूनिट्स, कितना आ गया 100 यूनिट्स। ये भी आप चेक कर लो कि देखो प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी 40 से 100 हो गई। समझ में आ गई बातें। तो 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, when price falls from 15 per unit to ₹12 per unit, पहले प्राइस थी 15, अब प्राइस कम होके कितनी हो गई है 12, डिमांड राइजेस बाय 25%। अच्छा, डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो परसेंटेज के अंदर गिवन है, मतलब फॉर्मूला लगेगा प्रॉपर परसेंटेज मेथड वाला। कौन सा फॉर्मूला,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास में जो डिमांड में चेंज गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है, मतलब ना हमारे पास में पुरानी क्वांटिटी गिवन है ना नई क्वांटिटी गिवन है, सिंपली डिमांड में जो चेंज है वो परसेंटेज में गिवन है 25% डायरेक्टली गिवन है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास में गिवन नहीं है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास में गिवन है, क्या लिखा है, डिमांड राइजेस बाय 25%। डिमांड 25% से बढ़ गई है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारे पास में गिवन है 25%। हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी पता होना चाहिए। मैंने बताया था नहीं पता होता तो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन पुरानी प्राइस इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो बेटा पुरानी प्राइस और नई प्राइस गिवन है, चेंज इन प्राइस कितना आएगा, 12 माइनस 15 कितना आएगा, -3, है ना, डिक्रीज हो रही है प्राइस, तो -3 अपॉन पुरानी प्राइस कितनी है 15 इंटू 100, तो 3 1 जा 3 5 जा 15, माइनस का साइन तो है ही, 5 1 जा 5 2 जा 10, ये आएगा -20%, तो ये आया -20%। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 25 अपॉन 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 और ये रहा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20 हो जाएगा। सो ये हमारे पास में आ गया 1.25, मतलब इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। समझ में आया फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, नई क्वांटिटी पुरानी क्वांटिटी गिवन नहीं है, बट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, तो ये निकाल दिया, माइनस माइनस हमेशा कैंसिल होगा, तो ये आ गया 1.25। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ए फॉल्स फ्रॉम 10 to 5 पर यूनिट। कमोडिटी ए है बेटा, जिसकी प्राइस पहले थी 10 रुपए, प्राइस फॉल होके कितनी हो गई है 5 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो जाती है। मतलब अगर प्राइस कम हो रही है 10 से 5 हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो जाती है। इसका मतलब अगर ओरिजिनल क्वांटिटी x थी तो नई क्वांटिटी डबल हो गई, डबल मतलब 2x, यही होता है ना कि मान लो ओरिजिनल क्वांटिटी अगर 8 है तो 8 का डबल क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 16 ही होगा ना। तो उसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो गई, मतलब अगर ओरिजिनल वाली x थी तो नई वाली कितनी हो गई है, 2x हो गई है। समझ में आ गई बात? चेंज इन प्राइस निकाल दो, कैसे निकालोगे, 5 माइनस 10 कितना आएगा, -5। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है 2x, 2x में से x गया, बेटा 2x में से अगर 1x गया तो एक ही x बचता है, बेसिक मैथ से ये तो पता होगा। 2x में से x गया, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 को हम लिखते नहीं है, सिर्फ x लिख दिया हम लोगों ने। तो 2x में से अगर 1x गया तो एक ही x बचेगा, बेसिक सी बात है। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन। आगे और भी है इसके अंदर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट्स इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 2x माइनस x, कितना आया x, अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है -5, और यहाँ पर माइनस साइन फॉर्मूला वाला है ही, इनटू ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है x, माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, x से x कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारे पास में 2। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, एट व्हाट प्राइस विल इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 50%। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, एट व्हाट प्राइस, नई प्राइस आपसे पूछ रहा है ये दोबारा, ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50% से डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए। इसका मतलब मैं यही इसको करती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 2 आया, वो याद रखना, कितना आया 2 आया, मैं लिख देती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया है 2 आया है, वो याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि एट व्हाट प्राइस, नई प्राइस पूछ रहा है, मतलब ये जो नई प्राइस गिवन थी इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें हटा दो, हमें सिर्फ ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए। अब तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में नई प्राइस नई क्वांटिटी थी उनको हटा दो, उसकी जगह और नई प्राइस नई क्वांटिटी हमें निकालनी है। क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस, मतलब P1 ही हमसे पूछा है,
इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 50%, कि ये जो क्वांटिटी है वो 50% से फॉल हो जाए, 50% से फॉल हो जाए। मतलब पहले x है, x का 50% निकालो और उसको x में से माइनस कर दो। फॉल होने का मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो भी है x है वो 50% से फॉल हो जाए। तो देखो x का 50% कैसे आता है, x का 50% आता है ऐसे, किसी का भी परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते हैं, x इंटू 50/100, परसेंट निकाल रहे हैं तो अपॉन 100 आता ही है। कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, तो x 1 x/2, x/2। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50% से डिक्रीज हो जाए। तो मैंने x का 50% निकाला, वो कितना आया, x/2। आप समझ जाओ ना, x का 50% मतलब x का आधा, x का आधा कितना होगा, x/2। अब फॉल हो जाए तो बेटा ये जो नया गिवन था, सॉरी पुराना था, उसमें से कितना डिक्रीज हो गया, x/2 डिक्रीज हो गया, उसको माइनस कर दो। तो माइनस करो, आप सॉल्व करो, कितना आएगा, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2x माइनस कितना आएगा, x ही आएगा। 2x में से x गया तो कितना आएगा, x/2। मतलब नई क्वांटिटी कितनी आ गई है, x/2। समझ गए होंगे आप कि बोल रहा है क्वांटिटी जो है वो 50% से डिक्रीज हो गई। तो भैया x का 50% आया, x-2, x में से x-2 को माइनस कर दिया, मतलब नई क्वांटिटी कितनी है, आधी हो गई। 50% से गिर गया तो आधी हो गई। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये प्राइस पूछ रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने निकाला ही था, कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है भैया, कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, वही पहले चेंज इन प्राइस निकालो। चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालते हैं, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस करके। तो बेटा नई प्राइस कितनी है पता नहीं है, वही निकालनी है। पुरानी प्राइस कितनी है, 10, तो P1 - 10 हो गया। समझ में आ गई बात। वही चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा, Q1 - Q, ऐसे ही निकलता है। तो बेटा Q1 कितना आया है, x/2, माइनस Q कितना है, x है। ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बातें, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो एलसीएम लिया, कितना आया, 2, तो ऊपर तो x, 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2x। x में से 2x अगर जाएगा, मतलब 2x में से अगर x गया तो कितना आएगा, x ही आएगा अपॉन 2, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। समझ में आ गया कैसे माइनस करा, कि x - 2x कितना आएगा, x आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 2x बड़ा है, अपॉन 2। ये चेंज इन q आ गया हमारे पास में। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस इंटू ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉल्व करा था, 2 आया था। चेंज इन क्वांटिटी अभी निकाला, कितना आया है, माइनस का x/2, कितना आया है, माइनस का x/2, अपॉन चेंज इन प्राइस अभी देखा हम लोगों ने, कितना आया है, P1 - 10, कितना आया है, P1 - 10 इंटू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 10 है, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, x थी। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। तो देखो 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 लगा दो। भैया ये अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन में है तो नीचे वाले को भी आप फ्रैक्शन में कर दो, कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। मैंने क्या बोला, ये डिवाइड होता है, ये जो केक सा बन जाता है ना, कि ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया करो, कि ऊपर वाला x/2, इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो, कि 1 ऊपर गया और P1 - 10 नीचे आ गया, ब्रैकेट में लिखना हमेशा, फिर है 10/x। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा, 2, ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5, और नीचे क्या है हमारे पास में, ब्रैकेट के अंदर P1 - 10, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा P1 - 10, ठीक है, और इज इक्वल टू 5 1 5, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड भी हो सकता है, बेसिक मैथ्स में लगा रही हूँ। तो P1 - 10 इज इक्वल टू 5, ये 2 आके यहाँ पर डिवाइड हो गया, कितना आएगा, 5.2, अगर हम सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा। तो P1 - 10 इज इक्वल टू, आप इसको काटोगे ना तो ये 2.5 आएगा, करके बता देती हूँ मैं। देखो 5, ये तो 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2.5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5। ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो P1 - 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.5, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5, ये 10 इधर आके प्लस हो गया, तो नई प्राइस कितनी हो गई, 10 + 2.5 कितना होगा, 12.5। तो नई प्राइस हमारे पास में कितनी आ गई है, जो पूछी थी, 12.5। समझ में आया क्या करा, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 आ रहा है, अब ये नई प्राइस पूछ रहा है, तो मतलब पहले वाली P1 और पहले वाले Q1 को हटा दो,
बोल रहा है नई प्राइस निकालो P1 कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाए 50% से, तो x का 50% x अपॉन 2 आया, फॉल हो रहा है तो माइनस कर दो, इंक्रीज होता तो प्लस करते, तो x माइनस x अपॉन 2, ये भी x अपॉन 2 आ रहा था। चेंज इन प्राइस निकाला, चेंज इन क्वांटिटी निकाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था ही, फॉर्मूला में पुट करा, कितना आ गई नई प्राइस 12.5। अगले क्वेश्चन पर आओ, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट इज 600 यूनिट्स। ठीक है जी, प्राइस गिवन है कितनी, ₹8, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 600 यूनिट्स। इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%, अच्छा, एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120%। अब ध्यान से देखना, क्या लिखा है, प्राइस 8 है, क्वांटिटी कितनी है 600, प्राइस फॉल्स बाय 25%, प्राइस जो है वो 25% से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास में पुरानी प्राइस गिवन है कि प्राइस जो है वो 25% से कम हो गई, मतलब पुरानी प्राइस क्या है 8 है, तो एक तरह से 8 का 25% निकालो, 8 का 25% कैसे निकालोगे, 25 1 25, 4 100, 4 1 4, 2 8, मतलब 25% कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया है, 25% कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया, मतलब प्राइस जो है वो 2 रुपए से डिक्रीज हो गई, 2 रुपए से डिक्रीज हो गई, मतलब 8 थी तो नई प्राइस क्या होगी 6 होगी। समझ में आ गया ना मैंने करा क्या, प्राइस फॉल्स बाय 25%, तो 8 का 25% निकाला, कितना आया 2 आया, फॉल हो रही है 8 में से 2 माइनस कर दिया, कितने आ गए 6। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 120 यूनिट से क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। बाय लिखा है मतलब डिफरेंस लिखा है कि पहले अगर 600 थी तो 120 यूनिट से बढ़ गई, 120 प्लस कर दो, मतलब नई क्वांटिटी कितनी है 720 यूनिट्स, कितनी है 720 यूनिट्स। बाय का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है और पूछ रहा है डिमांड इलास्टिक है क्या। ठीक है, इलास्टिक है मतलब 1 से ज्यादा है क्या आंसर। तो ठीक है, चेंज इन प्राइस निकालो, कितना आएगा, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस करो, 6 - 8 माइनस का 2 आ रहा है। चेंज इन क्वांटिटी निकालो, 720 - 600 कितना आ रहा है 120 पॉजिटिव आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकाल देते हैं, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ये हमारे पास में आ रहा है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है माइनस का 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितनी है 8 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया है। उसके बाद में 12 1 12, 12 5 60 हो जाता है, 2 1 2, 2 4 8, तो 4/5 बचा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है 4/5, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.8। अब 0.8 के लिए पूछ रहा है इज इट्स डिमांड इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है क्या। इलास्टिक डिमांड मतलब जब आंसर 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन यूनिटी को ही इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, 1 से कम वाले को क्या बोलते हैं लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। तो बोलना नो, डिमांड कैसी है इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक, मतलब अगर आंसर 1 से कम आ रहा है तो उसे या तो हम लेस देन यूनिटी बोलेंगे या फिर हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, प्राइस गिवन है और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, क्वांटिटी गिवन नहीं है। अब मैंने बोला ये जो पेन है, इस पेन की प्राइस मान लो कितनी है 10 रुपए है, और इस पेन की मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ, मैं इस पेन की 5 क्वांटिटी खरीद रही हूँ, यानी कि 5 ऐसे पेन खरीद रही हूँ, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, मैंने इस पेन पर 50 रुपए खर्च करे। तो बेटा ये एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो मान लो अगर आपके पास में प्राइस गिवन है और खर्चा गिवन है, तो क्या आप क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना, क्वांटिटी निकाल सकते हो कि भैया जो एक्सपेंडिचर आ रहा है ये कैसे आ रहा है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, 50 रुपए ऐसे ही आया है। अगर आपको एक्सपेंडिचर पता है इस क्वेश्चन की तरह और प्राइस पता है तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। क्वांटिटी कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर को आप डिवाइड कर दोगे प्राइस से, ऐसा ही करोगे। तो वही हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है कि यहाँ पर हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, प्राइस और खर्चा गिवन है, तो क्वांटिटी हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, कि जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसको 1 पर यूनिट की प्राइस से डिवाइड कर दो, मतलब कितनी यूनिट्स खरीदी थी 100 यूनिट्स खरीदी थी। ठीक है जी, इसमें भी ऐसे ही करना है, 420 को पर यूनिट की प्राइस से डिवाइड कर दो, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 70 यूनिट्स, तो ये हमारी आ गई यूनिट्स। क्लियर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस माइनस करके, नई प्राइस 6 है, पुरानी प्राइस 5 थी, कितना आया था 1 आया। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, नई क्वांटिटी 70 है, पुरानी क्वांटिटी 100 है, माइनस कर दो, कितना आ रहा है माइनस का 30,
समझ में आया ना, ये क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी, माइनस का 30 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो माइनस का चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। समझ में आ रही है ना, सारी बातें एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस चेंज इन क्वांटिटी कितना है, माइनस का 30 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 1 इनटू प्राइस कितना है 5 अपॉन पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 100। इजी पीजी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 0। ठीक है जी, फिर ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास में, तो 3/2 कितना आएगा हमारे पास में, 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारे पास में 1.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 1.5। समझ में आया मैंने कैसे करा है, एक्सपेंडिचर गिवन था तो प्राइस से डिवाइड करा, क्वांटिटी आ गई कि ये पुरानी क्वांटिटी, ये हमारे पास में नई क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस 1 आया, चेंज इन क्वांटिटी माइनस का 30 आया, तो माइनस का 30 अपॉन 1 इनटू पुरानी प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 5 1 जा 5 2 जा 100, 0 0 कैंसिल, 3/2 कितना आ गया 1.5। अगला क्वेश्चन, विद राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 to 14। बेटा पहले प्राइस कितनी थी 8 थी, अब प्राइस कितनी हो गई है 14 हो गई है। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी राइजेस बाय 40%। कमोडिटी पे जो खर्चा करा जा रहा है वो खर्चा 40% से बढ़ जाता है एंड बिकम्स 1120। मतलब ये नया खर्चा दे रखा है हमें कि पुरानी प्राइस नई प्राइस गिवन है, पूछा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही है जो कमोडिटी पर एक्सपेंडिचर करा जा रहा है वो एक्सपेंडिचर 40% से इंक्रीज हो गया और नया एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास में 1120। तो ये एक्सपेंडिचर गिवन है, नया खर्चा कितना है 1120। ठीक है जी, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर पूछ रहा है बताओ वो इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है। ये आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। देखो प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो पूरा गिवन है, नई प्राइस पुरानी प्राइस दोनों गिवन है, खर्चा हमें नया गिवन है 1120, बट ये भी लिखा है कि जो खर्चा है वो 40% से बढ़ गया। तो सपोज पुराना खर्चा, ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ओल्ड एक्सपेंडिचर x मान लिया, खर्चा जो है वो 40% से बढ़ गया, मतलब ओल्ड एक्सपेंडिचर x है, x का 40% निकालो, कितना आएगा x का 40%, ये कट गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, कितना आया 2x अपॉन 5, यही आएगा 2x अपॉन 5। खर्चा जो है वो 40% से बढ़ गया, तो पहले मैंने 40% निकाल दिया। ठीक है, तो पुराना खर्चा, ठीक है, प्लस इतने से बढ़ गया 40%, कितना आया 2x अपॉन 5। ठीक है, पुराना खर्चा है ही हमारे पास में x, खर्चा 40% से बढ़ गया तो x का 40% कितना आया 2x अपॉन 5, उसको भी प्लस कर दो, तो नया खर्चा कितना आ रहा है 1120। समझ में आ गई, बेसिक मैथ्स मैंने लगाई कि न्यू एक्सपेंडिचर गिवन है और हमारे पास में गिवन है कि एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ गया, तो बेटा ओल्ड एक्सपेंडिचर आप x ले लो, x का 40% आप निकालो, निकाला 2x + 5, ओल्ड वाले में जो इंक्रीज हुआ है उसको प्लस कर दो तो नया एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 की टेबल में 5 5 पर, तो ये आया 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 1120, तो 5 और 2 कितना हो गया 7x, 7x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 7x इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई करती नहीं हूँ, बस मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 1120 इंटू 5 अपॉन 7, काट सकती हूँ मैं इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 4 बचा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 160 इंटू 5, तो 160 इंटू 5, 160 इंटू 5 कुछ 800 आ रहा होगा, करके देख लेते हैं। 160 इंटू 5, 160 सॉरी क्या हो गया भाई, 160 इंटू 5 800 आ रहा है हमारे पास में, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 800, मतलब ये खर्चा कितना आ गया हमारे पास में 800। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। देखो वही अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि प्राइजेस गिवन है और खर्चे हमारे पास में गिवन है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। इधर ही कर देते हैं, काम करते हैं इस क्वेश्चन को कि प्राइस 8 है और एक्सपेंडिचर कितना है 800, तो अगर मैं क्वांटिटी निकालूंगी तो 800 को अगर मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगी, क्वांटिटी आ गई 100 यूनिट्स। समझ में आ गया मैंने करा क्या है।
क्लियर हो गई बात मैंने करा क्या है कि भैया प्राइस गिवन है, खर्चा गिवन है, अगर खर्चे को मैंने प्राइस से डिवाइड करा पर यूनिट की तो मुझे पता चल गया पहले हम लोगों ने कितनी यूनिट्स खरीदी थी, डिवाइड कर दो, पहले हम लोगों ने 100 यूनिट्स खरीदी थी। सेम ऐसा ही इसके साथ में भी आपको करना है 1120 अपॉन 14, 1120 नया खर्चा अपॉन नई प्राइस, कट करके देखते हैं 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12 0, फिर 7 1 7, 7 8 56, ये आ गया हमारे पास में 80 यूनिट्स आ गई। अब हमारे पास में पुरानी प्राइस नई प्राइस भी गिवन है, हमारे पास में पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी भी गिवन है, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस हम निकाल सकते हैं, चेंज इन प्राइस कितना आएगा, 14 में से 8 गया, ये 6 आएगा। सेम ऐसे ही हम चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, 80 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स गई, ये आएगा हमारे पास में माइनस का 20 यूनिट्स। सब कुछ मैंने कर दिया, सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है और आप कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इतना मैंने आपको कर दिया, बस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे, ठीक है ना, फिर मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगी जो भी सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का आता है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन 1। अगर मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 2 3 4 कुछ भी है, तो उसे हम इन इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे, यूनिटरी बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी, यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1, इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 से ज्यादा है, और इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 से कम है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया इलास्टिक डिमांड। समझ में आ गई बातें? तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा परसेंटेज मेथड कंप्लीट कर लिया। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब अगला मेथड आता है हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, पहली बात तो इसे टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं और इसे टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, 11th के लिए नहीं तो एटलीस्ट CUET के लिए। तो इसे हम टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। अगेन ये भी किसने दिया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेसिकली हम प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी के साथ में नहीं देखेंगे। अभी तक हम प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी के साथ में देख रहे थे, हम प्राइस का रिलेशन देखेंगे एक्सपेंडिचर के साथ में, यानी कि खर्चे के साथ में। सो इससे आप बोल सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का खर्चे से क्या, एक्सपेंडिचर से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक्सपेंडिचर की बात है, प्राइस के साथ में एक्सपेंडिचर का रिलेशन हम देखेंगे, खर्चे का रिलेशन। देखो ये बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। मैंने कहा मान लो अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उस पर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, जो खर्चा कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर, पहले तो मैं इसको सुंदर लिखती हूँ थोड़ा सा, तभी बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा। अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उस चीज पर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑपोजिट चल रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या फिर अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे आंसर कितना आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटी है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी इंक्रीजेस, खर्चा इंक्रीज हो रहा है विद अ फॉल इन प्राइस। अभी मैं करके बताऊंगी, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आएगा 1 से ज्यादा। समझ में आया, लिखा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी मोर देन 1। इसको आप ग्रेटर देन यूनिटी भी बोलते हो, ग्रेटर देन यूनिटरी भी बोलते हो, और इसे हम इलास्टिक डिमांड या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। मतलब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक होता है, मैंने कहा मान लो किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो उस चीज पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, सेम डायरेक्शन है। या फिर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। इस सिचुएशन में आपका जो आंसर आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट वुड बी लेस देन 1। तो इसे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी या फिर लेस देन यूनिटरी, और इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। तीन ही सिचुएशंस है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलेगा कि भैया 0.8, 0.125, 1.25 ये आ रहा है।
एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आंसर मिलेगा 1 से ज्यादा है, 1 से कम है या 1 है। वही मैंने बोला, मान लो प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, कुछ भी हो, हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्सपेंडिचर सेम है, नो चेंज। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 के बराबर, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझ में आया? 3 ही सिचुएशंस है। मैंने बोला अगर ऑपोजिट रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। मैंने कहा मान लो सेम डायरेक्शन है, प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, आप बोलोगे इन इलास्टिक डिमांड है, लेस देन यूनिटरी। बट मैंने बोला राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, खर्चा हमारा सेम टू सेम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चमक गया? अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल देकर भी बता देती हूं। मैंने कहा मान लो किसी चीज की प्राइस डिक्रीज हो रही है, पहले प्राइस 5 थी अब 4 है। अब जाहिर सी बात है अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी। हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, पहले एक्सपेंडिचर था 5 × 100 500, अब एक्सपेंडिचर है 4 × 140 मतलब 560 आ गया। अब आप देखो प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्राइस हो रही है डिक्रीज, तो आप देखो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले 500 था अब कितना हो गया, 560 हो गया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब प्राइस फॉल हो रही है और आपका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं मिलता, बस पता चल जाता है 1 से ज्यादा आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड या फिर ग्रेटर देन यूनिटी। समझ में आ गया पहला? अब मैंने बोला अगले में भी देखो प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 500, क्वांटिटी 120 है, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है हमारे पास में 480, तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, बट खर्चा भी आपका देखो डिक्रीज हो रहा है, पहले खर्चा 500 था अब 480 हो गया, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है तो खर्चा भी डिक्रीज हो रहा है। क्या बोला मैंने, प्राइस डिक्रीज हुई है 5 से 4, खर्चा भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आएगा, 1 से कम। इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। चलो भैया ये भी समझ में आया। फिर देखो प्राइस डिक्रीज हो रही है मतलब क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हमारा हो रहा है। आप खर्चा देखो, पहले खर्चा 500 था अब कितना आ रहा है, 4 × 125 भी कितना आ रहा है, 500, मतलब प्राइस डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले भी खर्चा 500 था अभी भी 500 है, सेम है, तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, बट आपके एक्सपेंडिचर के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, नो चेंज। इस सिचुएशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कितना आएगा, एग्जैक्ट 1। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चमक गई सारी बातें, सब कुछ क्लियर है। इसको अगर हम चाहे तो डायग्राम पर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 3 ही सिचुएशन है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो y एक्सिस पर प्राइस दिखा रहे हैं और x एक्सिस पर हम हमारा खर्चा दिखा रहे हैं, क्वांटिटी की यहाँ पर बात नहीं होती। हम लोगों ने इतना तो इको में पढ़ लिया कि जब दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो कर्व हमारा ऊपर जाता है, ऐसे ही जाता है। जब दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन है, मैंने कहा यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर खर्चा है, मैंने कहा प्राइस ये है खर्चा ये है, मैंने कहा प्राइस बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया, सेम रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों चीजों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तब कर्व ऐसे बनता है। जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशन होता है तब कर्व ऐसे बनता है। मैंने कहा किसी चीज की प्राइस ये है तब खर्चा क्या है हमारा ये है। अब मैंने कहा प्राइस उल्टा कम हो गई है, प्राइस कम हो गई तो आप देखो खर्चा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। मतलब दोनों चीजों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है कि प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। और वहीं एक होता है ऐसे कि मान लो प्राइस ये है तो भी खर्चा यही है, प्राइस कम हो गई तो भी हमारा खर्चा यही है, प्राइस और कम हो गई तो भी खर्चा हमारा यही है। तो इसी से हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करा कि ये जब ऐसे है इसका मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है कि प्राइस इंक्रीज होगी एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1। अभी पढ़ा था हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो प्राइस ये है तो एक्सपेंडिचर क्या है इस पॉइंट के हिसाब से ये है। मैंने कहा प्राइस डिक्रीज हो गई, 5 से 4 हो गई, प्राइस 5 से 4 हो गई, तो आप देखो उल्टा एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये वाला शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब नीचे वाला देख लो,
यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ ऐसा वाला है, इसका मतलब प्राइस और एक्सपेंडिचर में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे शो करेंगे, देखो मैं शो करती हूँ। मैंने कहा मान लो प्राइस ये है, तो खर्चा क्या है ये, मैंने कहा प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, तो आप देखो खर्चा भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो ये शो कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यहाँ पर देख लो प्राइस ये है तो भी एक्सपेंडिचर यही, प्राइस ये है तो भी एक्सपेंडिचर यही, प्राइस ये है तो भी एक्सपेंडिचर यही, मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है फिर भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1। समझ में आया। पहले वाली ही तीनों सिचुएशंस को हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम पर प्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, बना ले इसके भी क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको देखकर बताना है। कंज्यूमर बाइज 40 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹3 पर यूनिट। जब प्राइस है 3 रुपए तो कंज्यूमर किसी चीज की 40 यूनिट्स खरीद लेता है। ठीक है जी, आगे व्हेन द प्राइस राइजेस टू 4 पर यूनिट, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ के 4 रुपए हो जाती है, वो उस चीज की कितनी यूनिट्स खरीदता है, वो उस चीज की 30 यूनिट्स खरीदता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालनी है, लेकिन परसेंटेज मेथड से नहीं निकालना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, और दोनों से आंसर अलग आ सकता है। ठीक है जी, तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, जो आसान सा है। तो एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं। एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हम एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। 3 4 = 12, 120 आ रहा है खर्चा। इधर भी निकाल लो, 4 3 = 12, 120 आ रहा है। अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा है प्राइस डिक्रीज हो रही है, फिर भी आपका एक्सपेंडिचर कैसा है, एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा, 1। 1 का मतलब है यूनिटी, चाहे आप यूनिटरी बोल दो। अगर आप इसी क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करोगे तो आपका आंसर अलग आ सकता है, डेफिनेटली अलग आ सकता है, बट हमें मेंशन करा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो हमें पता है कि प्राइस में चेंज आ रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। अगला क्वेश्चन, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 5 पर यूनिट टू 6 पर यूनिट। पहले प्राइस थी 5, अब नई प्राइस हो गई है 6 पर यूनिट। डिमांड फॉल होके हो गई 20 यूनिट से 10 यूनिट्स, मतलब पहले डिमांड थी हमारे पास में 20 यूनिट्स, नई डिमांड कितनी हो चुकी है हमारे पास में 10 यूनिट्स। पूछा है डिमांड इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है, तो वही है, हम खर्चा निकाल कर देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर निकालते हैं हम। 20 × 5 कितना आएगा, 5 2 = 10, 100 आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इधर कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर, इधर एक्सपेंडिचर आ रहा है 60। अब आप चेक कर लो, प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हुई है 5 से 6, 5 से 6 मतलब इंक्रीज हुई है, और एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज। तो मैंने क्या बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो मैं बोल सकती हूँ डिमांड कैसी है, डिमांड है हमारी इलास्टिक। अगर लेस देन 1 आता तो हम बोलते डिमांड कैसी होती, इन इलास्टिक। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड का थर्ड। अ कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹6। जब किसी गुड की प्राइस 6 है तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदता है, 10 यूनिट्स खरीदता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट्स। किस प्राइस पर कंज्यूमर जो है वो 12 यूनिट्स परचेज करेगा, मतलब नई प्राइस हमसे पूछी गई है और हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -1। माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, आंसर 1 है। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, दैट्स इट। आंसर 1 है, 1 का मतलब है आंसर है हमारा है यूनिटी या फिर यूनिटरी। इसको ये मत बोल देना कि मैम ये -1 है मतलब ये जो है वो यूनिटरी से कम है, नेगेटिव है। बेटा माइनस साइन का सिर्फ ये मतलब है कि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है ना, मतलब मैंने अगर आपको 2 नंबर दिए हैं, मान लो एक तो है -4 और एक है -3, मैंने पूछा बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो ये मत बोलना मैम -3 ज्यादा इलास्टिक है। माइनस के अंदर जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, यही ज्यादा इलास्टिक है। माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन से नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 है, मतलब 1 है। इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर सेम होगा, जो पहले खर्चा था वही अब खर्चा है। पहले खर्चा कितना था, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे तो 60 रुपीज। अभी भी खर्चा कितना आना चाहिए, 60 रुपीज ही आना चाहिए, यही आना चाहिए ना, इसका मतलब तो यही है। तो हमें नई प्राइस निकालनी है, हम निकाल सकते हैं।
मैंने क्या बोला, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस हमें नहीं पता, क्वांटिटी कितनी है 12 है, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो नई प्राइस कितनी हो जाएगी 60/12 कितनी हो गई 5। ठीक है, मतलब समझ में आया, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो भी एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, तभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 1 है। क्लियर हो गई सारी चीजें। अब देखो लास्ट मेथड आता है हमारे पास में ज्योमेट्रिक मेथड। किसने दिया, वही प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जी ने। ज्योमेट्रिक मेथड है, पॉइंट्स लगाते हैं तो इसे हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, इसे हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, इसे हम आर्क मेथड भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक हम डिमांड कर्व बनाएंगे कुछ इस तरह से, और डिमांड कर्व के ऊपर हम अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी बताएंगे कि बताओ इस पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है, इस पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है, इस पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है, इस तरह से। तो यहां पर कुछ नहीं है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर हम बताएंगे बताओ इस पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है। सबसे आसान सबसे हलवा मेथड है ये। तो एक तरफ प्राइस है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड है, मैंने बोला ये एक डिमांड कर्व है, ये एक डिमांड कर्व है, सिंपल सी बात है। इसमें मैं 5 पॉइंट्स बना रही हूं, एक पॉइंट है जो यहां टच कर रहा है, एक है ये एकदम मिड पॉइंट है, एक है बी, एक है सी, एक है डी और एक है ई। बेटा ये जो सी है ना ये मिड पॉइंट है, मतलब सी के ऊपर जो पार्ट है और जो नीचे पार्ट है वो दोनों बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि ए सी इज इक्वल टू सीई है। ठीक है, अब इस पे हमें इन 5 पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। बहुत आसानी से बता सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। बहुत आसानी से समझ में आएगा, देखना, मेरे को इस पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है, सी पॉइंट की। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट मतलब इस पॉइंट से नीचे वाला पार्ट, इस पॉइंट से नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, सीई आएगा, सीई है ना। लो मैं लिख देती हूँ एक में, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये फॉर्मूला है। तो बेटा इस पॉइंट के लिए देखो ईडी, सी का लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट मतलब सी से नीचे वाला हिस्सा सीई होगा, ठीक है, अपॉन अपर सेगमेंट मतलब एसी हो गया, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब मैंने क्या बोला, सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो जितना सीई है उतना ही एसी होगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका कितना आ गया है, 1 आ गया है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है जी। अब बी पॉइंट पर हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है, बीई, कितना है बीई, अपॉन अपर सेगमेंट में कितना है, सिर्फ ए बी है। अब आप खुद बता दो, लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है ना, अपर सेगमेंट छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। कभी भी अगर न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है, बेसिक मैथ्स है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1, कि आंसर जो है वो 1 से बड़ा आएगा क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, आंसर 1 से बड़ा आएगा। डी पॉइंट की निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या है, डीई, और अपर सेगमेंट क्या है, ए से लेकर डी तक का, ए से लेकर डी तक का। अब यहां पर डीई छोटा है, एडी बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है। 0 पॉइंट समथिंग मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा। 3 समझ में आ गए। फिर है ए पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट में तो पूरा का पूरा ए ही आएगा, और अपर सेगमेंट में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो बेटा कभी भी अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। कितना आता है, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर 0 है, आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। और लास्ट है, इसका निकाल दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लोअर सेगमेंट में तो कुछ नहीं बचा, 0 है, अपर सेगमेंट में पूरा का पूरा ए ई आ गया। तो अगर कभी भी न्यूमिनेटर 0 है तो आंसर 0 आता है। समझ में आ गए, मैंने सारे बताए। मिड पॉइंट पर 1 आया क्योंकि लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बराबर है। मिड पॉइंट से ऊपर ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा है। मिड पॉइंट से नीचे जो है वो लेस देन 1 आएगा क्योंकि लोअर सेगमेंट छोटा है। ऊपर ही ऊपर आपका डिनोमिनेटर 0 है, इन्फिनिटी आएगा। नीचे ही नीचे आपका न्यूमिनेटर 0 है, आंसर 0 आएगा। तो ये 5 हो गए आपके पॉइंट्स, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एक तरह से लास्ट टॉपिक है, डिग्रीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब 5 डिग्रीज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पहली बात तो परफेक्टली कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, वो इमेजिनरी सिचुएशंस है, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा, ये बात याद रखना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब है प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस 20 की 20 है, फिर भी डिमांड में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड में चेंज आया जा रहा है। डिमांड कैसी है, हाईली, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। सो व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड में चेंज आता जा रहा है, अगर प्राइस में छोटू सा चेंज भी आ जाएगा ना, तो शायद डिमांड हमारी जीरो भी हो सकती है, मतलब डिमांड में भयंकर चेंज आ रहा है। डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो इसका कर्व हमारा कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। इसका कर्व हमारा बनता है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है जिस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारी क्वांटिटी, और ये क्या है, वाई एक्सिस, जिस पर हम हमारी क्या दिखाते हैं, प्राइस। मैंने क्या बोला, प्राइस हमारी फिक्स है 20, ठीक है। कभी क्वांटिटी 100 हो जाती है, कभी क्वांटिटी हमारी कितनी हो रही है, 200, कभी क्वांटिटी 300 होती है। मैं आपको प्लॉट करके बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला प्राइस 20 है, प्राइस 20 है, क्वांटिटी कितनी है, 100 है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। मैंने कहा प्राइस 20 है, प्राइस अभी भी वही 20, क्वांटिटी कितनी है, 200, प्राइस अभी भी वही है, क्वांटिटी कितनी आ रही है, 300। ये 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे, ठीक है। ये रेड वाला तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये जो डिमांड कर्व हमारा बन रहा है, ये जो डिमांड कर्व है, ये कैसा है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई स्ट्रेट लाइन, जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो डिमांड कर्व कैसा बना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है। डिमांड कितनी भी जा सकती है, मतलब डिमांड कैसी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। तो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला क्लियर। सेकंड, इसका उल्टा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस में चेंज आ रहा है 20, 30, 40। नॉर्मली प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आएगा, बट यहां पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड जैसी थी वैसी की वैसी ही है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है, 0 है। ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा विद द चेंज इन प्राइस, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन। अब इसको मैं प्लॉट करती हूँ, देखो कैसे बनेगा, बहुत आसानी से देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम हमारी प्राइस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी हमारी शो करेंगे। मैंने कहा प्राइस इंक्रीज हो रही है 20, 30, 40, तो चलो पहले एक 10 भी ले लो, 10, 20, 30 और ये हो गया 40 मान लो, और डिमांड हमारी 100 ही है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको प्लॉट करती हूँ। मैंने कहा प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी है, 100 है। प्राइस 20, डिमांड कितनी है, 100। प्राइस 30 है तब भी डिमांड कितनी है, 100। प्राइस 40 है तब भी डिमांड कितनी है, 100 है। तो ये रेड वाला आपको नहीं दिखाना, अगर आप इसको शो करोगे तो ये क्या बनेगी, ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आया। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, इनफाइनाइट है, तब ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कि भैया प्राइस में कितना भी चेंज आए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, 0 है। इस सिचुएशन में ये कैसी बनेगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। 2 समझ में आ गए। तीसरा आता है हमारे पास में हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड प्लॉट नहीं करी, सिर्फ बता रही हूं कि हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 से ज्यादा आएगा। इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, कि मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। लिखा है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकाल के बताती हूँ। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, यही था। तो चेंज कितना आया, 10 में से 20 गया तो ये आ रहा है माइनस का 10, अपॉन ओरिजिनल कितना है, 20 है, इनटू 100 है, तो ये देखा गया तो ये कितना आ गया, 50% आ गया। कितना आ रहा है, 50%। वहीं आप चेंज इन डिमांड देखो तो चेंज कितना आ रहा है, 200 में से 100 गया तो 100 आएगा, अपॉन ओरिजिनल वाला 100 इनटू 100, ये कितना आ रहा है, 100। इसका मतलब
परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये है हाईली इलास्टिक डिमांड। यहां पर डिमांड कर्व कैसा बनता है बेटा, डिमांड कर्व बनता है फ्लैटर। इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, प्राइस दिखाते हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारी डिमांड यानी कि क्वांटिटी दिखाते हैं। तो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर मतलब वो थोड़ा सा लेटे हुए जैसा बनेगा, है ना फ्लैटर। कि आपने देखा होगा अलग अलग तरह की स्लाइड्स होती हैं पार्क के अंदर, तो एक होती है बहुत स्टीप होती है इस तरह से, और एक होती है थोड़ी सी फ्लैटर बच्चों की स्लाइड्स। तो डिमांड कर्व कैसा है, फ्लैटर है। लिखा ना स्लोप इज इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब इसका ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स झुका हुआ है, कि अगर हम इसे थोड़ा सा और झुकाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेटा हुआ होता है फ्लैटर। मैं आपको शो करती हूँ, मैंने कहा प्राइस ये है, ठीक है, तो मैंने कहा डिमांड कितनी है, ये है। अब मैंने बोला प्राइस में चेंज आया, प्राइस डिक्रीज हुई, तो आप देखो प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज हुई है बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। समझ में आ गई मेरी बात, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, प्राइस सिर्फ 50% से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, डिमांड 100% से इंक्रीज हो गई। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1। ये भी समझ में आया। अगला आता है लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज कम आ रहा है। जैसे प्राइस में चेंज कितना आ रहा है, पीछे हम लोगों ने निकाला था 10/20 इंटू 100, ये वाला कितना आया था, 50% आया था प्राइस में चेंज। डिमांड में देखो इस बार कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज इन डिमांड कितना है, 20 ओरिजिनल डिमांड इंटू 100, कैंसिल हुआ, कितना आया 20%। मतलब प्राइस जो है वो 50% से डिक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई है सिर्फ और सिर्फ 20% से। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो क्या है, लेस है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया। अब इसका डिमांड कर्व कैसा बनता है, इसका डिमांड कर्व थोड़ा सा खड़ा हुआ बनता है, यानी कि स्टीपर बनता है, ऐसा बनता है। ये भी मैं शो कर देती हूँ। मैंने कहा प्राइस ये है, डिमांड क्या है, ये है। मैंने कहा प्राइस इतनी डिक्रीज हो गई, प्राइस इतनी डिक्रीज हो गई, प्राइस में अच्छा खासा चेंज आया, फिर भी आप देखो डिमांड में बहुत कम चेंज आया है। समझ में आ गई मेरी बात। सो डिमांड कर्व स्टीपर है। अब ये वाला डिमांड कर्व जो है वो किसकी तरफ इंक्लाइंड है, ये वाला डिमांड कर्व हमारी वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, कि अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर स्ट्रेट कर देंगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इट्स स्लोप इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और लास्ट होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया है। प्राइस में चेंज कितना था, 50%। आप क्वांटिटी में भी चेंज देख लो, 150 में से 100 गया, कितना आएगा, 50 आएगा। अपॉन ओरिजिनल कितना है, 50 इंटू परसेंटेज के लिए हम 100 करते हैं, ये भी कितना आ रहा है, 50%। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल है। मतलब यहां पर डिमांड कर्व कैसा बनेगा हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैम ये क्या होता है, डिमांड कर्व ऐसा बनता है बेटा। मैंने कहा प्राइस ये है, तो डिमांड क्या है, ये है। मैंने कहा प्राइस में थोड़ा सा भी सही नहीं बना दोबारा बनाती हूँ, तो दोबारा बनाती हूँ यार। मैंने बोला ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कि मैंने कहा प्राइस ये है, तो मान लो डिमांड ये है। जितनी प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। मैंने कहा प्राइस इतने से डिक्रीज हुई, डिमांड भी इतने से इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको सही बनाती, मतलब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने इस पॉइंट से ये वाला रेक्टेंगल ले लिया, कि मान लो इस पॉइंट से ये वाला रेक्टेंगल बना, आपने ये रेक्टेंगल ले लिया, इस पॉइंट से आपने ये वाला रेक्टेंगल ले लिया। आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो, हर रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालोगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 डिग्रीज हमारे पास में थी। अगर मैं आपको इसको रिवाइज करवाना चाहूँ, बहुत ही क्विकली रिवाइज करवा सकती हूँ। ये पहला हम लोगों ने देखा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी डिमांड में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा था, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट। ये कौन सा होता है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक ही मैंने सारे बना रही हूं। अगला कौन सा था, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने बोला प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, 0 है। तो ये मस्टर्ड वाला हमारे पास में हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड।
ठीक है। फिर डिमांड कर्व फ्लैटर है, वो ग्रीन वाला फ्लैटर है, थोड़ा सा लेटा हुआ है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। हम करके भी देख सकते हैं। मैंने कहा प्राइस ये है, तो आप ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग देखो क्वांटिटी क्या है, ये है। मैंने कहा प्राइस में सिर्फ इतना सा डिक्रीज आया है, देख लो आप खुद, क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आ चुका है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ये स्काई ब्लू वाला स्टीपर है, मैंने बताया यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। आप करके देख सकते हो कि प्राइस में अच्छा खासा चेंज आएगा तो भी डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा। और रेड वाला आप चाहो तो ऐसे स्ट्रेट बना दो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 के इक्वल है। जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज डिमांड में आएगा। समझ में आ गए सारे, सब कुछ क्लियर है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। मान लो हम दो डिमांड कर्व बनाते हैं और दोनों को हम इंटरसेक्ट करा देते हैं, है ना। दो डिमांड कर्व हम बना रहे हैं, एक तो मैंने ये बनाया थोड़ा सा फ्लैटर, दोबारा बनाऊं, एक तो मैंने मान लो ये बनाया थोड़ा सा फ्लैटर, ये एक डिमांड कर्व है, और एक डिमांड कर्व मैं और बना रही हूँ, है ना, एक डिमांड कर्व और बना रही हूँ, ये थोड़ा सा स्टीपर है, आपको दिख गया होगा, मस्टर्ड वाला फ्लैटर है, थोड़ा सा ये वाला जो है D1 वाला वो स्टीपर है। ठीक है भैया, दो डिमांड कर्व है। कह रहा है जो जितना ज्यादा फ्लैटर होगा वो उतना ही इलास्टिक होगा। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा इस सिचुएशन में प्राइस ये है और डिमांड ये है, यही है। मैंने कहा मान लो हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, हम प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, तो पहले हम मस्टर्ड वाले की बात समझते हैं। मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस मेरी ये हो गई, तो मस्टर्ड वाले को तो यही हम टच करें, पहले हम मस्टर्ड वाला चेक कर रहे हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। मतलब अगर आप मस्टर्ड वाले के केस में देख रहे हो तो प्राइस अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है या नहीं हुई है। सेम ऐसा ही अब हम ब्लू वाले के साथ में देखते हैं, प्राइस हमने बढ़ा दी, कहाँ पर टच कर रहा है ये देखा जाए तो ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, और ये रही क्वांटिटी। ठीक है, इसको Q1 नाम दे दो, इसको Q2। मतलब प्राइस अगर मैंने इतनी बढ़ाई है तो पहले क्वांटिटी ये थी, अब क्वांटिटी ये हो गई, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई। मतलब तुम्हें समझ में आया। अगर मैं मस्टर्ड वाले की बात करूँ, मस्टर्ड वाला क्या है, फ्लैटर है, और ये वाला क्या है, स्टीपर है, यानी कि थोड़ा सा खड़ा हुआ है। तो फ्लैटर वाला जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, कि देखो प्राइस में अगर इंक्रीज आया तो फ्लैटर वाले की डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। वही ब्लू वाले के केस में देखो, स्टीपर वाले में प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो डिमांड में जो डिक्रीज आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम है, उतना ज्यादा नहीं है। तो जितना डिमांड कर्व हमारा फ्लैटर होता है उतनी ही इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात। अब देखो लास्ट आता है हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो कुछ गुड्स के केसेस में क्या होता है कि मान लो प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, अगर हम एसी की बात करें, स्मार्ट टीवी की बात करें, प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। वहीं कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, एज सच कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो नेसेसिटी वाले आइटम्स है। तो पहला है जैसे नेचर ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड्स की अगर हम बात करें, फूड ग्रेन्स है, मेडिसिन है, या फिर सॉल्ट है, या फिर बुक्स वगैरह है। मैंने कहा मान लो इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ये महंगे हो गए, तो हमें पता है डिमांड डिक्रीज होगी, बट ये जो चेंज आएगा वो चेंज कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, यानी कि बहुत लेस होगा, बहुत लेस होगा। समझ में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, कि आंसर जो है वो 1 से कम आएगा। नेसेसिटी वाले गुड्स की अगर डिमांड में कोई प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में जो चेंज आएगा वो बहुत कम होगा, बहुत लेस होगा, मतलब उतना इलास्टिक नहीं है। इन इलास्टिक डिमांड। कंफर्ट चीजों की अगर हम बात करें, फैन है, कूलर है, फ्रिज वगैरह है, इलास्टिक डिमांड होती है ठीक ठाक, कि प्राइस में कोई चेंज आएगा तो उतना ही चेंज ये समझ लो डिमांड में भी आ जाएगा। कि मैंने कहा प्राइस अगर 10% से बढ़ गई तो सपोज कर लो वही 10 या 12% से हमारी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। वहीं लग्जरी आइटम्स की अगर हम बात करें, एसी की, स्मार्ट टीवी की, तो बहुत ज्यादा मोर इलास्टिक डिमांड है, कि मैंने बोला प्राइसेस 10% से बढ़ गई है तो जो डिमांड है वो हो सकता है 30% से डिक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। समझ में आ गई मेरी बातें। तो नेसेसिटी वाले केसेस में इन इलास्टिक डिमांड है, कि प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा। लग्जरी आइटम्स के अंदर मोर इलास्टिक डिमांड होती है, कि प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा।
सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कोक नहीं है तो कोक का मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल है पेप्सी। तो अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर पेप्सी है, पेप्सी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कोक, तो अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो पेप्सी की डिमांड धड़ल्ले से डिक्रीज होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो कोक पर शिफ्ट कर जाएंगे, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। तो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे नमक है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपके पास में सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको इसी को खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक यानी कि इन इलास्टिक। दो समझ में आ गए। तीसरा है इनकम लेवल ऑफ द बायर। देखो अगर हम हाई एंड बायर्स की बात करें, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर अंबानी वगैरह की अगर हम बात करें, तो इनके केसेस में डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक, कि प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगी तो इनकी डिमांड में एज सच कोई डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग, जो लो इनकम वाले लोग हैं, जो ग्रुप है, उसके केस में डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक, कि अगर प्राइसेस में कोई इंक्रीज आ गया 10% का भी, तो डिमांड जो है हो सकता है 50% से डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हमारे पास में उतना पैसा नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। फिर प्राइस लेवल की बात करें, ऐसी चीजें जिनकी प्राइसेस ज्यादा हैं, यानी कि महंगी चीजें हो गई, जैसे लैपटॉप्स है, गाड़ी है, एसी वगैरह है, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि इस पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर इनकी प्राइस में कोई चेंज आ रहा है, प्राइस 10% से भी बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड हो सकता है 50-60% से डिक्रीज हो जाए, क्योंकि मोटा पैसा हम इस पर खर्च कर रहे हैं। वहीं इन एक्सपेंसिव चीजें हैं, जैसे कोई नीडल है, सुई है, माचिस आप लेकर आते हो, मैच बॉक्सेस है, अगरबत्ती लेकर आते हो, उस पर बहुत कम पैसा हम खर्च करते हैं। इनकी प्राइसेस में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज आएगा भी, तो हमारी डिमांड पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सस्ती चीजें हैं, तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। फिर है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। ऐसी चीजें जिसका कंजम्पशन, जिसका यूज आप पोस्टपोन कर सकते हो, जैसे घर बनवाना है बट इस काम को आप पोस्टपोन कर सकते हो, मैगी खाने का मन है, इस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, अर्जेंसी नहीं है। कोई पर्टिकुलर बिस्किट खाने का मन है, इस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो इलास्टिक डिमांड है। अगर ये चीजें महंगी होंगी, हम हमारी डिमांड को झटके से कम कर देंगे। बट ऐसी चीजें जिसके यूज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, कोई दवाई वगैरह लेनी है, तो वो चीज कितनी भी महंगी हो, हमारी डिमांड में एज सच हमें डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है जी, समझ में आया। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कई बार ऐसा होता है किसी गुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो अगर मल्टीपल यूजेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन भी चलाते हैं, हम लाइट भी चलाते हैं, हम एसी भी चलाते हैं, गीजर भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, सब चलाते हैं। अगर इसकी प्राइसेस इंक्रीज होगी तो हम अच्छे से इसकी डिमांड डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके यूजेस कम कर देंगे। हम एसी नहीं चलाएंगे, गीजर नहीं चलाएंगे, हीटर नहीं चलाएंगे, सिर्फ ट्यूबलाइट चला लेंगे, पंखा चला लेंगे, तो यहाँ पर इलास्टिक डिमांड है। वही ऐसी चीजें जिनके लिमिटेड यूजेस है, कि एक या दो काम के लिए चीज काम में आ रही है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। एक होता है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर और प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड, कि मतलब जो भी गुड है उस पर हम हमारी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च कर रहे हैं, जो भी गुड है उस पर हम हमारी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप किसी चीज पर अपनी इनकम का एक अच्छा खासा प्रपोर्शन खर्च कर देते हो, कि आपकी इनकम 20,000 रुपए है, उसमें से 10,000 तो आप इसी चीज पर खर्च कर रहे हो, उस सिचुएशन में डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी, कि वो गुड अगर महंगा होगा, प्राइस 10% से भी बढ़ेगी, तो आपकी डिमांड में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अपनी इनकम का एक अच्छा खासा पार्ट वहां पर खर्च कर रहे हो। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस पर आप अपनी इनकम का बहुत ही छोटा सा प्रपोर्शन खर्च करते हो, जैसे माचिस है, या फिर सुई है, कोई नीडल है, सॉल्ट है, या फिर सोप वगैरह है। इनकी प्राइसेस में कोई चेंज आए तो हमें एज सच फर्क नहीं पड़ता, डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक। टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड के अंदर तो क्या होता है, हम हमारी आदतें बदल सकते हैं, हम किसी सब्सटीट्यूट पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, कि भैया लंबे समय के अंदर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो हम हमारी डिमांड को अच्छे से कम कर देंगे, या तो हम उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर देंगे। हम लोगों ने हमारी आदत बदल ली, कि चाय महंगी हो गई तो हम लोगों ने आदत बदल ली, हम लोगों ने चाय पीना कम कर दिया, या फिर हम सब्सटीट्यूट्स पर मूव कर जाते हैं, इलास्टिक डिमांड है। लेकिन शॉर्ट पीरियड के अंदर ना हम हमारी आदतें बदल सकते हैं, ना हमें कोई सब्सटीट्यूट मिलता है, इमरजेंसी भी हो सकती है, उस सिचुएशन में डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, कि प्राइस में कोई भी चेंज आए, हमारी डिमांड में एज सच चेंज नहीं आता, बहुत कम चेंज आता है। 9th आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की हैबिट। अगर देखो कंज्यूमर किसी चीज के लिए एडिक्टेड है, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, अगर वो एडिक्टेड है तो प्राइस मान लो कितनी भी बढ़ जाए, मैंने कहा
किसी भी चीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल की जो प्राइसेस है वो 30% से इंक्रीज हो गई। अब कंज्यूमर को एडिक्शन है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी सिर्फ और सिर्फ 2% से। मतलब डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज बहुत कम आ रहा है। समझ में आ गई सारी बातें। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। 2 मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही आसान से है, प्लस अलग टाइप के क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज गिवन एज, तो देखो डिमांड हम निकाल सकते हैं, कितना है 20 - 2p, मतलब अगर p मतलब प्राइस हमें मिल जाए तो हम डिमांड निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज -2, मैंने बताया था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना दे रखा है -2, और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, बताया था। ये कितना दे रखा है -2, देखो बताया था डिमांड कर्व कैसा बनता है, ऐसे बनता है। किसी भी चीज का हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इधर हम दिखाते हैं प्राइस और इधर हम दिखाते हैं क्वांटिटी। तो किसी भी चीज का मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर जो चीज गिवन है उसमें जो चेंज आया अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो चीज गिवन है उसमें जो चेंज आया। तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कितना गिवन है, -2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालना है और प्राइस कितनी दे रखी है, 5। तो देखो प्राइस 5 दे रखी है, सबसे पहले डिमांड निकाल दो। तो 20 - 2, प्राइस कितनी है, 5 है। तो 20, 2 5 = 10, तो डिमांड कितनी आ गई है हमारे पास में, 10। समझ में आया। तो अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, यही फॉर्मूला है। अब अगर आप गौर से देखो, यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस गिवन है, हमारे पास में उल्टा गिवन है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, है ना। इधर चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस चाहिए, हमारे पास में उल्टा गिवन है। तो मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ ना, मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ। तो चलो इसको मैं एक काम करती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस कैसे लिख सकती हूँ, इधर नीचे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको मैंने लिख दिया -1/2। समझ में आ गई ना मेरी बातें। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी का रेसिप्रोकल कर दो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो बेटा इसका भी रेसिप्रोकल कर दो 1/2। समझ में आया। तो ये हो गया माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, कितना आ गया हमारे पास में, -1/2 इनटू प्राइस कितनी है हमारे पास में गिवन है 5 अपॉन डिमांड कितनी आ गई, अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था 10, माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाता है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ऊपर 1 और नीचे कितना है 4 है, ऊपर 1 है नीचे कितना है 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कुछ 0.25 आ जाएगा आई गेस, है ना। तो 1/4 ये हमारे पास में आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.25। इजी पीजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज गिवन एक्स। अच्छा अगेन हमें डिमांड निकाल सकते हैं हम, 20 - 2px। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेल प्राइस फॉल्स फ्रॉम 5 to 3। अच्छा पहले प्राइस 5 थी, अब प्राइस 3 है, तो ठीक है डिमांड निकालते हैं हम, है ना। व्हेन प्राइस कितनी है 5 है, अगर प्राइस 5 है पुरानी वाली तो आप डिमांड निकालो, ठीक है। तो हम डिमांड निकालते हैं, कितनी आएगी 20 - 2, प्राइस की जगह पर कितना लिख दूँ 5 लिख दूँ, तो 20 - 5 2 = 10, कितना आ गया 10। ठीक है भैया ये पुरानी डिमांड आ गई। नई डिमांड निकालो, डिमांड व्हेन प्राइस इज कितनी है, नई प्राइस 3 है, तो अब निकाल दो ये कितना आ रहा है 20 - 2, p की जगह पर नई प्राइस आ गई 3, तो 20 - 2 3 = 6, कितना आया हमारे पास में 14। ठीक है समझ में आया। मतलब पुरानी प्राइस 5, नई प्राइस कितनी थी हमारे पास में 3 है। सेम ऐसे ही पुरानी क्वांटिटी 10 थी, नई क्वांटिटी कितनी हो गई 14, तो चेंज इन प्राइस कितना आया 3 - 5 -2, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 4। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ना हमें, तो माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पुरानी प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, इजी पीजी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 5 = 10, ये कैंसिल हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया हमारे पास में 1। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बहुत आराम से बता सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, नन ऑफ द अबव, बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। एक क्वेश्चन ध्यान करो, मैंने पहले भी दिया था सॉल्व करने का, है ना, कि आधा मैंने करा था आधा आपको बोला था करने के लिए। 11th क्वेश्चन था परसेंटेज मेथड का। अगला है व्हाट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा डिमांड कर्व जो है वो हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है,
इस सिचुएशन के अंदर आपको बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो अभी हम लोगों ने डिग्रीज पढ़ी थी, उसमें से आप बता सकते हो। तो ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और बीएसटी के अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर्स हमारे वन शॉट में कर लिए। स्टैट्स का ऑलरेडी मैं आपको पूरा सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ वन शॉट के अंदर। अगर आपको नए वीडियोस चाहिए संदीप गर्ग से तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी अगली क्लास के अंदर हम लोग करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।